वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी लेडीज़ ये बोलती हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इनफर्टिलिटी के कौन से रीज़न होते हैं? इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियोस के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जब इनफर्टिलिटी के कारणों का हम पता करवाना चाहते हैं तब प्रथम चरण में हम कुछ जांचें एडवाइस करते हैं। इन जांचों में हम देखते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कैसे चल रहा है, हमारी हार्मोन की मात्रा कैसी है, हमारी दोनों गर्भनलिका खुली है या बंद है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म का काउंट, शुक्राणु की मात्रा कितनी है, उसकी गति कैसी है, उसकी रचना कैसी है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस में लगभग 70% जोड़ों में इसमें गड़बड़ी रहती है। कुछ ट्यूब्स में प्रॉब्लम रहते हैं, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम रहते हैं, स्पर्म्स में प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन 30% लोगों में ये सारी जांचें नॉर्मल होती है। ओव्यूलेशन सही चल रहा है, ट्यूब्स अच्छी है, हार्मोन्स की मात्रा अच्छी है, स्पर्म पैरामीटर्स अच्छे हैं, फिर भी कंसीव करने में दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 30% जोड़ों में, कपल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कंसीव ना करने का कुछ तो रीजन है, लेकिन ये बाहरी जांचों से पता नहीं चलता। इन जोड़ों में कई माइक्रोस्कोपिक रीजन रहता है, सूक्ष्म रीजन रहता है, और वो ये वंध्यत्व के लिए कारणीभूत रहता है। तो इसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। सो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में कंसेप्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए हम IUI की सलाह देते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये IUI इन जोड़ों में कैसे हेल्पफुल होता है। ओव्यूलेशन के दौरान हम पति के शुक्राणु लेते हैं, वो वॉश करते हैं, उनकी गति बढ़ाते हैं, और एक छोटे से कैथेटर में डाल के वो हम सर्विक्स को बाईपास करके हम यूट्रस में डिपॉजिट करते हैं। तो सर्विक्स में बच्चादानी के मूव पे जो एंटीबॉडीज बैठते हैं, जो स्पर्म को मार गिराते हैं, तो उसको मात करने के लिए हम ये IUI करते हैं। लेकिन IUI का सक्सेस रेट 8 to 10% ही रहता है, क्योंकि ओव्यूलेशन हो जाता है, नलियां खुली है, लेकिन नलियों का कार्य हमें मालूम नहीं है। नलियों का कार्य बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। एग रिलीज होने के बाद नलियों ने वो एग अंदर खींचना है, वो ट्यूब तक छोड़ना है, स्पर्म्स वहां तक लाने हैं, स्पर्म और एग का मिलन ये नलियों में होता है, और सिर्फ ओपन रहने से उसका कार्य अच्छा है ऐसे हम जान नहीं सकते। कभी कभी अंडाशय और नलियों का रिलेशन भी अच्छा नहीं होता। नलियां खुली होती है लेकिन वो ऊपर की तरफ रहती है, अंडाशय नीचे की तरफ रहता है, और ये दोनों का रिलेशन सही नहीं होता। इसीलिए ओव्यूलेशन के दौरान जो एग बाहर निकलता है वो नलियां कैच नहीं कर सकती। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि IUI फेल हो जाते हैं। 2 से 3 IUI फेल हो जाने के बाद हम दूरबीन के जांच की सलाह देते हैं। ये दूरबीन के जांच को हम हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी बोलते हैं। इसके लिए एक दिन हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, पेट पे 2 या 3 छोटे छेद होते हैं, उसमें से हम दूरबीन अंदर डालते हैं। इससे पता चलता है कि ट्यूब और ओवरी का रिश्ता कैसा है, रिलेशन कैसा है। कभी ट्यूब ओपन रहती है, वो ऊपर की तरफ रहती है, और ओवरीज नीचे की तरफ रहती है, तो अंदर अंडा खींचना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। कभी अंदर एडेजन्स रहते हैं, पर्दे रहते हैं, और ये एग को अंदर आने के लिए अवरोध करते हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है।
ये एंडोमेट्रियोसिस कभी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का रहता है तो नेचुरल कंसेप्शन में कठिनाइयां होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दूरबीन की जांच से मालूम होती है। जब ये दूरबीन की जांच सही होती है, अंदर का सारा नॉर्मल रहता है, तो हम वापस IUI करने की सलाह देते हैं। ये लैप्रोस्कोपी के बाद की 2 से 3 IUI भी कभी कभी फेल हो जाती है और इसका कारण बहुत ही जटिल माइक्रोस्कोपिक रहता है। कभी ऐसे हो जाता है कि एक का बाहरी आवरण, शेल, कवर बहुत ही कठिन रहता है, टफ रहता है, तो स्पर्म उनके नजदीक रह के भी भ्रूण तैयार नहीं होता। हम टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान देखते हैं, हम एग्स बाहर लेते हैं, स्पर्म भी लेते हैं, वो एक डिश में रखते हैं, ये एक साथ रखने के बावजूद भी भ्रूण तैयार नहीं होते। उसको हम फर्टिलाइजेशन फेल्योर बोलते हैं और इसका यही रीजन रहता है कि एक का शेल, एक की वॉल बहुत कड़क है। तो ये कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम IVF ICSI की सलाह देते हैं। IVF ICSI में हम एग्स को शरीर के बाहर लेते हैं, स्पर्म को बाहर लेते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम एक एक स्पर्म को ये अंडे में इंजेक्ट करते हैं और उसके भ्रूण तैयार हो जाते हैं। ये तैयार हुए भ्रूण हम यूट्रस में, बच्चादानी में छोड़ देते हैं, उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये IVF ICSI का सक्सेस रेट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा रहता है। ऑलमोस्ट 90% कपल्स इससे कंसीव हो जाते हैं, लेकिन 10% लोगों में इसके बावजूद भी कंसीव होना डिफिकल्ट हो जाता है और उसका कारण बहुत ही जटिल रहता है। कभी कभी गर्भाशय का TB होने के कारण, कभी उस पर सर्जरी होने के कारण अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत ही खराब हो जाती है, उसकी रिसेप्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है और अपने भ्रूण तैयार रहने के बावजूद भी वो इम्प्लांट नहीं हो सकते। तो इस सीवियर केसेस में हमें सरगसी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कारण क्या रहते हैं। कभी सर्विक्स में एंटीबॉडीज रहते हैं तो कंसीव होने में दिक्कत हो जाती है, कभी ट्यूब और ओवरी का रिलेशन अच्छा नहीं रहता, अंदर एडिशंस रहते हैं, कभी एंडोमेट्रियोसिस भी रह सकता है तो भी कंसीव होना दिक्कत हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ऐसी होती है गैमेट लेवल पे। तो एक की शेल कभी कभी बहुत ही टफ होता है, कड़क होता है और फिर कंसेप्शन, नेचुरल कंसेप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन केसेस में हमें IVF ICSI का सहारा लेना पड़ता है।